सो वेलकम बैक, माई सेल्फ अर्जुन कुमार रॉय एंड आप सभी का इन्फिनिटी एडो स्पार्क में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। चलिए, आज का हमारा जो सेशन है ये क्लास 10 से एसोसिएटेड है एंड ये वेस्ट बंगाल माध्यमिक बोर्ड का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 2 हिस्ट्री। ठीक, तो हिस्ट्री में जो चैप्टर 2 है ये बेसिकली जितने भी पत्र पत्रिकाएं उस समय पारित होती थी, किस समय, आजादी के पहले मतलब 19th सेंचुरी में या 19वीं सदी में जो भी पत्र पत्रिकाएं जो पारित होती थी यानी प्रकाशित होती थी, सो उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या उनके बारे में हमें पढ़ना है इस माध्यमिक 2025 के एग्जाम के रिगार्डिंग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। सो एकदम ध्यान से देखिएगा। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू क्लियर एवरी कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो अंत में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। तो मैंने ये खुद से नोट्स जो है प्रिपेयर किया है आपके मतलब कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर के लिए, ताकि आपको कोई फ्यूचर में परेशानी ना हो। एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग जैसे देख रहे होगे, आप लोग हिस्ट्री वगैरह आप पढ़ रहे होगे, आप किसी स्कूल में होगे, कोई किसी स्कूल में होगा, तो वहां पे बुक्स वगैरह ना जब आप अपने सेंटर में पढ़ने जाते होगे, मतलब ट्यूशंस वगैरह, तो वहां पे देखते होगे कोई किसी स्कूल से है, कोई किसी स्कूल से है। तो हर स्कूलों में क्या है ना कि अलग अलग बुक आ रही है, ठीक है ना। आप देख रहे हो किसी के स्कूल के बुक में कहीं से शुरुआत किया गया है, किसी चैप्टर में कहीं से कुछ दिया गया है। ऐसा ओवरऑल देखा जाए तो सभी का मतलब सेम है, मतलब सभी बुकों में सेम चीजें दी हुई होती है। बस फर्क यही होता है कि लाइन बाय लाइन जिस तरीके से आपके बुक में दिया है उस तरीके से दूसरे के बुक में नहीं होती है। कहने का ये मतलब है कि सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है ना। किसी में जो है बम बोधनी पत्रिका स्टार्टिंग में दिया है, किसी में मिडिल में दे दिया है। मतलब इन सारी चीजों को आपको प्रॉब्लम को फेस करना होता है और बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, उतनी भी टफ नहीं होती है। अगर आप पढ़ोगे, अगर लाइन बाय लाइन सेल्फ स्टडी करोगे तो यू आर गोइंग टू अंडरस्टूड। बट मैक्सिमम बच्चे, आज के जो बच्चे हैं ना, आज की जो जनरेशन हमारे, आप जो बच्चे पढ़ रहे हो वो उतनी हार्ड वर्किंग नहीं रह गया। हाँ, मैं सभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, कुछ है स्टूडेंट जो हार्ड वर्किंग है, नो डाउट, है ना। लेकिन मैक्सिमम बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम रहता है कि भाई वो सोचते हैं कि कम स्टडी करके हम अच्छे मार्क्स ला पाए, क्योंकि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में उतने समय नहीं देना चाहते हो बेसिकली, क्योंकि मैथ्स में सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, साइंस का है और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। क्लास 10 में ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, है ना। तो खैर बात की बात है। तो हम लोग क्या है ना कि हर चैप्टर से, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लोग ना पीडीएफ के माध्यम से, मतलब नोट्स के माध्यम से चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम लोग यहाँ पे फुल्ली जो है कंसेप्ट को देखने वाले हैं। तो इसी सीक्वेंस में आज का जो हमारा सेशन है वो चैप्टर 2 हिस्ट्री का है और इसमें पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना हम लोग क्या किए हैं कि जो है कुछ नोट्स हमने बनाया है जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली हमारे से कांटेक्ट करके आप इस नोट्स को ले सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है ना। एंड ये आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन हिंदी बेसिकली, मतलब हिंदी के जो नोट्स है ना, मैं उसी को आपके सामने जो है रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं बेसिकली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला टॉपिक है हमारा बमबोधनी पत्रिका। बमबोधनी पत्रिका। सो क्या है इस पत्रिका में, एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। बमबोधनी पत्रिका, ठीक है। इसमें क्या है कि एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र है जो भारत में प्रकाशित होता है। इसका प्रकाशन 1863, ये डेट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कुछ कुछ मैं मार्किंग करता रहूंगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ या एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो 1863 में शुरू हुआ था और ये हिंदी के सबसे पुराने समाचार पत्रों में से एक है ना। और इसके संपादक कौन है? उमेश चंद्र दत्त। इसके संपादक कौन है? उमेश चंद्र दत्त। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि बमबोधनी पत्रिका कब कब प्रकाशित हुआ था? 1863। और इसके संपादक कौन थे? उमेश चंद्र दत्त। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाएगा, तो ध्यान रहे, इस क्वेश्चन को ध्यान से अपने ध्यान में रखना है, ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बमबोधनी पत्रिका की विशेषता। हाँ बिल्कुल सही है, आपने देखा कि देखो बमबोधनी पत्रिका के बारे में अगर पूछेगा कि बमबोधनी पत्रिका क्या है, इसके संपादक कौन है, ये कब प्रकाशित हुआ था, कब बंद हुआ था, तो इसके बारे में, या फिर बोल देगा कि बमबोधनी पत्रिका से आप क्या समझते हो, तो इसमें और भी बातें को आपको लिखना होगा। तो जब जानोगे तभी तो लिखोगे। तो चलिए जान लेते हैं बमबोधनी पत्रिका क्या होता है। तो बमबोधनी पत्रिका की विशेषता क्या है? ये राजनीति, समाज,
अर्थव्यवस्था, खेल और मनोरंजन से जुड़ी खबरें प्रकाशित होती थी इसमें। यह समाचार पत्र के एक निरपेक्षता और सत्यता के लिए जाना था। देखो निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, आपको जैसे कि पता है आजकल बहुत सारे न्यूज चैनल्स है ना, ये हमें क्या काम करते हैं, न्यूज चैनल का क्या काम होता है कि कहाँ पे कौन सी घटनाएं होती है एज इट इज हमें बताना। लेकिन आजकल थोड़ी बहुत जो है इसमें गोलमोल होकर हमारे पास न्यूज पहुंचती है फिल्टर होके, खैर वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर, यही न्यूज़पेपर नहीं, बमबोदरी पत्रिका ही नहीं, सभी न्यूज़पेपर की एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, निरपेक्षता और सत्यता के लिए जाना जाना चाहिए। ठीक है, खैर तो ये इसलिए जाना जाता था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा विशेषता है। दूसरा क्या है, देखिए इसको पॉइंट को नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, ये समाचार पत्र डिजिटल रूप में उपलब्ध है, अभी की बात है, खैर हटाओ। अच्छा, अब हम बात करते हैं बमबोदरी पत्रिका की महत्व, विशेषता और महत्व देखा जाए तो लमसम सेम होता है, फिर भी अलग टॉपिक करने की कोशिश किया गया है। एक बार आप देखिए, यह हिंदी भाषा में प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो भाई, हिंदी भाषा, आपको पता होगा हिंदी भाषा यूं ही अचानक से हिंदी बन के नहीं आ गया हमारे पास, इसकी कहीं ना कहीं विकास की एक प्रक्रिया थी, जो पहले कुछ भाषा थी, फिर उसमें बदलाव हुआ, फिर उसमें बदलाव हुआ, फिर उसमें बदलाव हुआ, और अंत में आके अभी की जो वर्तमान भाषा है वो हिंदी भाषा के नाम से जाना जाता है। तो इसके विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी भाषा की अगर विकास करने की बात हो तो कहीं ना कहीं उसके यूजर्स बढ़ते हैं, उसको बोलने वाले की संख्या बढ़ती है, या फिर उनको जानने वाले की संख्या बढ़ती है, तब जाके किसी भी चीजों को प्रायोरिटी मिलती है या फिर उसकी प्रसिद्धि मिलती है। तो हिंदी भाषा के प्रचार में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कौन, बमबोदनी पत्रिका। यह हिंदी पत्रकारिता को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। यह सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच था। तो ये था दोस्तों बमबोदनी पत्रिका से रिलेटेड कुछ तथ्य, जो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले इससे रिलेटेड, इससे मिलता जुलता कुछ प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि बमबोदरी पत्रिका का पहला अंक या फिर बमबोदरी पत्रिका कब प्रकाशित हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1863 में। ठीक है, बमबोदरी पत्रिका हिंदी को क्या महत्वपूर्ण रखता है, तो भाई ये क्या महत्वपूर्ण संस्थान है हिंदी में, हिंदी भाषा साहित्य का विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे है बमबोदरी पत्रिका की खबरें किससे किससे जुड़े होते हैं, तो ये राजनीति से था, अर्थशास्त्र, समाज, है ना, खेल और मनोरंजन से जुड़े खबरें इसमें प्रकाशित होती थी। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो बमबोदरी पत्रिका में हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में क्या योगदान दिया, तो यह हिंदी भाषा और साहित्य के विकास करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और हिंदी पत्रकारिता को विकसित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आई होप सो कि आप लोगों को बमबोदनी पत्रिका से जितने भी तथ्य थे ये सारे के सारे समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप एकदम ध्यान से समझते हो, एकदम ध्यान से वीडियो को देखते हो, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द दिस वीडियो नहीं रह जाएगा। चैप्टर 2 से, चैप्टर 2 में जो कुछ भी होगा, कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यू आर एबल टू डू द आंसर, मतलब आप कॉपी में आंसर को लिख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बस केवल इस वीडियो को देखिए और एक बार इस पीडीएफ को अगर आप मिल पाए आपको मेरे से तो आप ले लेना, है ना। मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप के जरिए जुड़ के हमसे जो है इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो इजीली आपको चीजें उपलब्ध हो जाएगी। खैर, अगला टॉपिक हमारा है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट, है ना। हिंदू पैट्रियट में हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि बमबोदनी पत्रिका हिंदी की एक पत्रिका थी, वैसे ही हिंदू पैट्रियट एक अंग्रेजी, देखो नाम है हिंदू लेकिन है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जो 19वीं सदी में भारत में प्रकाशित होता था। इसकी स्थापना 1853 में किसने किया था, गिरीश चंद्र घोष ने किया था और हरीश चंद्र मुखर्जी ने मिलकर किया था। तो ये तथ्य को आपको ध्यान में रखना है। यह समाचार पत्र राष्ट्रवादी और प्रो भारतीय विचारधारा के लिए जाना जाता है। तो देखो एक बात आप लोग को समझना होगा, इसमें जितने भी मैंने लैंग्वेज को यूज किया है, मतलब भाषा को यूज किया है, ये आपको बेसिक से है चीजें, मतलब कहने का मतलब है कि आप इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब आप बहुत ही आसानी से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। और मैं तो एक्सप्लेन भी कर रहा हूं तो और भी अच्छे से आपको समझ में यहाँ आ ही जाएगा। खैर, नेक्स्ट है हिंदू पैट्रियट की विशेषता। तो राष्ट्रवादी और प्रो भारतीय विचारधारा थी यहाँ पे। प्रो भारतीय, राष्ट्रवादी का मतलब क्या, जैसे आपको पता है कि हमारा जो देश था ना शुरू से यूं आजाद नहीं था, ये कहीं ना कहीं कुछ वर्षों तक जो है मुगलों के कब्जे में था। उसके पहले
राजाओं के कब्जे में था। फिर जो है धीरे धीरे हमारे देश में जो है ब्रिटिशर्स जो है एंटर किए, फिर पूरी तरीके से अपने प्रभुत्व यहाँ पे जमा लिए। तो यहाँ पे अपनापन होने का कोई भी भावनाएं लोगों के अंदर नहीं थी। बाद में जाके धीरे धीरे लोग जो है जागरूक होने लगे, चीजों को समझने लगे, देश विदेश के बारे में उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलने लगी कि भाई दूसरे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। यहाँ पे तो वही चीज हो रही है ना कि हमारे घर पे कोई और गेस्ट आया था एज अ गेस्ट बन के, और हमारे ऊपर ही हुक्म चलाने लगा कि भाई कल क्या खाना बनेगा, परसों क्या खाना बनेगा, और हमारी कोई चॉइस नहीं रह गई है, हमारा घर खुद हमें अपना नहीं लग रहा है। खैर, तो ये सब पत्र पत्रिकाएं के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था। ठीक है, तो क्या था, राष्ट्रवादी और प्रो भारतीय विचारधारा यहाँ मिला इन लोगों को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिकाएं इसमें थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाना, मतलब यहीं पे इनके बारे में लिखा जाता था ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ पे क्या होता है। आज के डेट में अगर कहीं कुछ होता है तो तुरंत सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है और देश विदेशों में लोगों को सभी को पता चल जाता है कि भाई भारत देश के इस हिस्से में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो ये पत्र पत्रिकाएं भी उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थी ना, क्योंकि ये अपने एक लिमिटेड क्षेत्र ही इनका हुआ करता था। धीरे धीरे इनका विकास हुआ, और आपको पता ही है अभी मास मीडिया का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा जाता है। ठीक है, खैर, भारतीय अधिकारों और हितों को ही हिमायत करना, और 1922 में इसका प्रकाशन जो है बंद हो गया था। किसका? हिंदू पैट्रियट का। हिंदू पैट्रियट का महत्व क्या है? तो ये स्वतंत्र आंदोलन में योगदान दिया था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रवादी और प्रो भारतीय विचारधारा को बढ़ावा दिया गया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध को व्यक्त किया गया, और भारत समाज में जागरूक बढ़ाने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है टॉपिक, अगर ध्यान दे आप लोग तो ह्यूतोम प्यांचार नक्शा है ना। नाम उतना भी खतरनाक नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़े तो चीजें समझ में आएगा। क्या है ह्यूतोम प्यांचार नक्शा, है ना। ये एक्चुअली क्या है ना, बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। भाई देखो, यहाँ पे एक वर्ड है व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक का मतलब क्या होता है? व्यंग्यात्मक का मतलब होता है कोई चीजों को मतलब इस तरीके से कहना, मतलब जिसमें कह सकते हो कि जैसे कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना वाली बात यहाँ पे आप ले सकते हो शामिल। कहने का मतलब हम बोल कुछ और रहे हैं और हमारे शब्द कुछ और निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मीनिंग तो वहीं पे जा रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो ये एक व्यंग्यात्मक उपन्यास था। ये क्या था? एक उपन्यास था। जिसको किसने प्रकाशित किया था, किसने लिखा था? तो ये काली प्रसन्न सिन्हा ने 1862 ईस्वी में लिखा था, और इसका अर्थ था मूर्खों का नक्शा, या मूर्खों की स्थिति का चित्र। मतलब देखो, नॉर्मल सी बात है कि कोई अगर किसी पे शासन करता है ना, शासन करने वाला तो गुनहगार होता ही है, जो शासन सहता है वो भी जो है बराबरी का भागीदारी होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कहा गया था कि अगर हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठा रहे हैं और उनके जो है यातनाओं को हम सह रहे हैं, उनके दिए गए दर्द को हम सह रहे हैं और यूं ही जिए जा रहे हैं, यूं ही जिए जा रहे हैं, इसका मतलब हम ना कहीं जो है एक मूर्ख के लायक है, और हम लोग मूर्ख थे बिल्कुल। बाद में जब लोग जो है और ज्यादा ज्ञान बढ़ने लगा लोगों में, लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं भाई, हमारे देश में कोई और आके जो हुकूमत कर रहा है, तो कई बहुत सारे एक माध्यम थे जिसके जरिए लोगों को बताया गया था। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही सारा चीजें हैं, ठीक है। तो खैर, तो इसका अर्थ आपसे पूछा जाता है कि मूर्खों का नक्शा क्या है, मूर्खों की स्थिति का चित्र क्या है। देखो, मैं बार बार प्रश्न को नहीं बताऊंगा, देखना एट द एंड ऑफ द सेशन जब आप खुद भी अपने बुक वगैरह को जो है पलट के जब एक्सरसाइज में जाओगे, क्वेश्चन आंसर को देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, अरे हमें तो पढ़े हुए हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, अर्जुन सर ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, और मुझे चैप्टर का भली भांति ज्ञात हो चुका है। अब हिस्ट्री में इस चैप्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। समझ में आया? तो खैर, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। और देखो, और भी पढ़ते हैं इस उपन्यास के बारे में। देखो, यह उपन्यास 19वीं सदी में बंगला की सामाजिक सांस्कृतिक दुनिया का हास्यपद और आलोचनात्मक चित्र है, खासकर मध्यम उच्च वर्ग के लोगों के लिए। इसमें व्यंग का उपयोग करके उस समय की सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पक्षों को प्रदर्शन किया गया था। सामाजिक मतलब लोग समाज में किस तरीके से रहते हैं, और यहाँ राजनीतिक जीवन पे किनका
प्रभुत्व है, मतलब कौन जो है इस पूरे देश को चला रहे हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया था। खैर, तो ये हुआ कुछ विशेष जानकारी, ठीक है। अब है ये लेखक ने बंगाली साहित्य के एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ये एक्चुअली लेखक के बारे में है, ये बेसिकली लेखक के बारे में है, और यह आधुनिक व्यंग और सामाजिक टिप्पणी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो ह्युमतोम पंचायत नक्शा के बारे में अगर आपसे पूछे तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सामाजिक वर्ग और वर्गिक विभाजन इसमें दिखाया गया था, धार्मिक अंधविश्वास और ढोंग को भी इसमें दिखाया गया था, शिक्षा और बुद्धिजीवी दंभ के बारे में बताया गया था, महिलाओं के किरदार और सामाजिक अपेक्षाएं, मतलब महिलाओं के उस समय किस तरीके की पोजीशन थे समाज में, इसके बारे में, राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के बारे में तो बताया गया था, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो ह्यूतोम पंचायत नक्शा का हास्य, व्यंग और मानव स्वभाव के प्रति एहसास आज भी पाठकों को आनंदित करता है और लेखकों को प्रेरित करता है। हाँ, ठीक है, तो बात समझ में आया। अच्छा, एक मैं थोड़ा माफी चाहूंगा आप लोगों से कि हो सकता है कि मेरे पढ़ने के दौरान कुछ वर्ड का मिसिंग हो सकता है, या फिर कुछ वर्ड को मैं गलत रीड कर लूँ, ठीक है। हालांकि मैं सही रीड करता हूँ, थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा इशू रहता है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं मेन चीजों को आपको बताना चाहता हूँ, ना कि मैं आपको जो है कोई भाषा समझा रहा हूँ, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा नील दर्पण। ये कह सकते एक माइलस्टोन था लोगों को जागरूक करने के लिए, तो इसका हिंदी वर्जन को हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है हमारा नील दर्पण। नील दर्पण जैसे कि नाम है, नाम से पता चल रहा है नील। नील, देखो बच्चों, नील मतलब क्या है, जैसे आपने सुना होगा ना, पहले एक उजाला का ऐड दिया करता था, जैसे व्हाइट कलर का अगर कोई कपड़ा वगैरह कोई पहनता था, जैसे कि बनियान वगैरह हो गया, तो हम लोग या फिर खासकर हमारे दादा लोग जो है ना, अपने धोतियों को नील में डुबो को उसको जो है ब्लू कलर का एक अपीयरेंस देते थे व्हाइट कलर में, ताकि वो गंदा कम हो, है ना। क्योंकि व्हाइट कलर तो पहनना सभी को पसंद होता है, लेकिन बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी डस्ट पार्टिकल्स जो है उसमें चिपक जाते हैं, जिसके कारण उसे एक ब्लू लुक देने के लिए हम लोग ना उजाला या नील में डुबो को पूरे धोने के बाद डुबो के उसको हम लोग जो है सुखा लेते थे, जिससे कि उसकी एक अलग अपीयरेंस आती थी, एक अलग लुक आता था। तो इसी प्रकार तो यही नील है जो पहले क्या होता था, इसकी खेती कराया जाता था किसानों से, ठीक है ना। तो इस खेती के दौरान देखो, नील की खेती में ना बहुत सारे नुकसान थी, मतलब कि एक तो कि उनकी खेतों की जो फर्टिलिटी है, मतलब जो उर्वरकता शक्ति होती है, उसको खत्म कर देता है एक दो फसल के बाद, और बाद में आप फिर से दूसरे फसल को जब उगाने जाओगे तो काफी ज्यादा परेशानी होगा। दूसरा, आपको जो है काम बहुत करवाया जाता था, मतलब आपके खेतों से, और आपको उसके अकॉर्डिंग जो है पेमेंट वगैरह, मतलब कह सकते हो उसकी जो फल बोलते हैं, काम करो कर्म करो फल मिलेगा, तो उसके फल जो है अंग्रेजों के द्वारा कम दिया जाता था, और अंग्रेज जो है अच्छा मुनाफा इस नील को बेच के अपने इलाके में कमाते थे। खैर, तो अभी नील दर्पण के बारे में एक ग्रंथ है, एक कह सकते हो एक बुक है जिसमें, या फिर नहीं, एक नाटक है जिसके जरिए दिखाया गया था। तो देखो क्या है, नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसको दीनबंधु मित्र ने 1860 में लिखा था, और इसका अर्थ है नील का दर्पण। दर्पण समझते हो, नील दर्पण, नील की दर्पण मतलब एक ऐसा दर्पण जो आपको आईना दिखाए कि आप क्या कर रहे हो, है ना। तो नील की खेती करने वालों का दर्पण है ये, ठीक है। कैसे दर्पण दिखाया, तो एक सच्चाई, देखो दर्पण हमेशा काम सच्चाई को दिखाना होता है। आप चाहे कितने भी तैयार हो जाओ, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलेगा, आपको दिखा देगा कि आप कितने सुंदर लग रहे हो, चाहे कितने क्या लग रहे हो, है ना। खैर, यह बंगला नाटक के 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश नील की खेती करने वाले द्वारा भारतीय किसानों के शोषण की तीव्र आलोचना है। इसमें किसानों की दुर्दशा और उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को उजागर किया गया। इसमें अपनी इच्छा के विरुद्ध नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। नील दर्पण बंगाली साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है और भारतीय रंगमंच समझते हो, जहाँ पे नाटक का मतलब क्या होता है, जो कह सकते हो कि जैसे एक नाटक के जरिए लोगों को दिखाना कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें हो रही है। पायनियर प्रयास है, मतलब बहुत ही अच्छा प्रयास है। ये किसानों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और 59 मतलब 59 से लेकर के 60 के बीच में नील के विद्रोह को योगदान दिया, है ना, ताकि लोग अब नील के बारे में ना करें। देखो, इस नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसके बारे में एक बार हम लोग देखते हैं। ये औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था,
न्याय और मानव अधिकार के लिए संघर्ष था। उपनिवेशवाद और समाजवाद की आलोचना थी। इसमें ग्रामीण जीवन और संघर्षों का प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, देखिए नील दर्पण भारतीय रंगमंच और साहित्य में एक महत्वपूर्ण कृति है। इसके विषय में आज भी प्रासंगिक प्रासंगिक मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आज भी चीजों को वैल्यू दिया जाता है। आज भी लोगों के लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय रहा है या महत्वपूर्ण नील दर्पण रहा है। खैर, तो होप सो कि आपको नील दर्पण के बारे में पूरे अच्छे से जानकारियां मिल गई होगा। अब है हमारा अगला टॉपिक वुड डिस्पैच। ये तो समझो अपने आप में हमारे जो भारतीय आज के जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी वास्तविकता रूप से देखा जाता है। हालांकि पढ़ाई तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन वुड डिस्पैच एक जो सुधार था जो शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था भारत में। खैर, क्या है देखो वुड डिस्पैच। देखो, भारत में शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। यह सर चार्ल्स वुड एक थे, चार्ल्स वुड नाम के, इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा था वुड डिस्पैच। भारत के राज्य सचिव द्वारा लिखा गया था और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया था। तो ये क्या है देखो, यह दस्तावेज है, मतलब एक कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है, में भारत के शिक्षा के विकास के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य पश्चिमी शैली, पश्चिमी मतलब वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न स्टाइल में जो एजुकेशन दिया जाता था उस शिक्षा प्रणाली को अपनाना था। मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी, मतलब इसमें चार्ल्स वुड्स डिस्पैच में क्या क्या कहा गया था। तो देखो, प्रत्येक प्रांत में एक सार्वजनिक निर्देश विभाग की स्थापना करना, स्थानीय भाषाओं में स्कूलों का नेटवर्क बनाना, मतलब पहले क्या होता था कि जो है आप जो है स्कूल वगैरह हर भाषाओं के लिए उपलब्ध नहीं थी, यहाँ पे स्थानीय भाषाओं को भी महत्वपूर्ण दिया गया था और अंग्रेजी को एक माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया था ताकि अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना करना, महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित देना, क्योंकि महिलाओं को हमारे भारतीय समाज में शिक्षा के लिए जो है उतना उत्सुकता और जो है उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। ठीक है, शिक्षा में निजी उद्यम को प्रोत्साहित करना, तो ये सारा चीजें जो है इसमें दिया गया था। ये सब वुड डिस्पैच की प्रस्तावनाएं थी। वुड डिस्पैच में भारत में शिक्षा के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिसमें क्या क्या था देखो, पश्चिमी शैली में शिक्षा का विस्तार किया गया, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की वृद्धि हुई, शिक्षा प्रशिक्षण को बढ़ाता ध्यान मिला, महिलाओं में शिक्षा को बेहतर पहुंच, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। ठीक है, हालांकि इसके कुछ आलोचनाएं भी थी, मतलब देखो जहां पे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, तो देखो हर अच्छाइयों में बुराई लोगों को ढूंढना होता है तो ढूंढ ही लेते हैं, या हर बुराई चीज में जिसको अच्छाई ढूंढना होता है वो ढूंढ ही लेते हैं, डिपेंड करता है अपने अपने सोचों के ऊपर। खैर, इसमें क्या था आलोचनाएं में, पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा, क्योंकि जो पहले से चलाता था जो हमारी शिक्षा व्यवस्था, उसको जो है खत्म करके या फिर कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे खत्म करने की यहाँ पे एक साजिश थी। पश्चिमी सांस्कृतिक और मूल्य पर अधिक जोर दिया गया, क्योंकि भाई जो है अल्टीमेट जो है उन्हीं की जैसा बनना है ना। खैर, यहाँ पे मिसिंग है के लिए शिक्षा को एक सीमित पहुंचाए। खैर, कुल मिलाकर अगर हम लोग देखा जाए तो कुल मिलाकर वुड डिस्पैच भारत की शिक्षा प्रणाली के आकार देने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हुए। हो सकता है, हर सिक्के की पहलू तो होती ही है, तो यहाँ पे कुछ अच्छाई भी थी कुछ बुराई भी थी। खैर, बात की बात है, लेकिन हाँ यहाँ पे अच्छाई अगर मैं कहूँ तो अंग्रेजी में शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा था, क्योंकि लोगों को हर भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और खासकर अंग्रेजी का तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है, कि आप इस भाषा के थ्रू देश विदेश के किसी भी कोने में आप संपर्क अपने बना सकते हो, लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जो है अंग्रेजी को बोल पाते हैं, पढ़ पाते, पढ़ा पाते, अंग्रेजी का इतना प्रचलन है, कहीं ना कहीं ये वुड डिस्पैच का ही जो है असर था। खैर, अगला आता है हमारा हंटर कमीशन। ये भी बिल्कुल जो है एजुकेशन से रिलेटेड ही एक कमीशन था या फिर एक दस्तावेज था, जिसके माध्यम से शिक्षा को और भी ज्यादा मजबूती देने का प्रयत्न किया गया था। तो भारत में शिक्षा की स्थिति की जांच करने के लिए 1882 में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण आयोग था। यह आयोग की अध्यक्षता सर विलियम हंटर, नाम है इनका विलियम हंटर, इसी नाम से जो है इस कमीशन का नाम पड़ा था हंटर कमीशन। एक ब्रिटिश सिविल सेवा
ने की और इसकी अपनी रिपोर्ट 1883 में प्रस्तुत की। मतलब 82 में स्टार्ट हुआ था इसकी कमीशन की जांच को और अपनी जो रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था 1 साल बाद 1883 में। हंटर की मुख्य सिफारिशें क्या थी? तो इसमें क्या था? प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, बहुत जरूरी है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, है ना। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, शिक्षा प्रणाली में सुधार, स्थानीय भाषाओं को एक महत्वपूर्ण प्रस्तुत करना, लड़कियों और महिलाओं के लिए स्कूल की स्थापना करना, शिक्षा के लिए सरकारी फंडिंग में वृद्धि करना, है ना। तो ये बहुत अच्छा कमीशन था देखा जाए तो एक तरह से। हंटर कमीशन के प्रभाव क्या पड़े? तो देखो, शिक्षा बुनियादी ढांचे का विस्तार है। बुनियादी ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की एक बेस कह सकते हो, लोगों को विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साक्षर दर को बढ़ाता है, मतलब लोगों को पढ़ा लिखा बनाता है। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करता है, स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा मिलता है, महिलाओं के लिए शिक्षा की पहुंच में वृद्धि करता है। तो ये बेसिकली जो है हंटर कमीशन के कुछ प्रभाव थे। ठीक है, अब देखते हैं हंटर आयोग की रिपोर्ट भारत की शिक्षा नीति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों को बढ़ावा दिया। इनकी सिफारिश का भारत में शिक्षा के विकास में अस्थायी प्रभाव पड़ा। हाँ बिल्कुल, आज की जो हमारी जो शिक्षा है कहीं ना कहीं वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन का ही तो देन है ना। तो खैर, तो यहाँ तक कुछ पत्रिकाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, हेनरी बिबिल डेजियो जो थे, उनका पूरा नाम मेरे बोलने में थोड़ा मिसमैच हो रहा है। खैर चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है हमारा पहले हमारे जो है लिस्ट में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। तो इनसे रिलेटेड दो बातें बहुत ही ज्यादा कॉमन है और एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किए गए महिलाओं के लिए क्या क्या सुधार थे वो, और दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में जो है क्या क्या सुधार किया गया था। इन बातों को जो है खासकर एग्जाम में पूछा जाता है। तो खैर देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षाओं के लिए बहुत काम किया था। इनके कुछ योगदान यहाँ पे महत्वपूर्ण है। देखो, महिला शिक्षा, देखो इन्होंने महिला शिक्षा की वकालत की और लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह, देखो पहले क्या परंपरा क्या थी कि मान लो कि किसी स्त्री के पुरुष का अगर कहीं आकस्मिक मौत हो जाती थी या कोई दुर्घटना से उनकी मौत हो जाती थी, तो औरतें जो है उनको विधवा कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। और वहां पे विधवा उनको फिर से विवाह करने की अनुमति नहीं थी, कोई ऐसा कानून नहीं था। हमारी परंपरा थी कि उनको फिर से जो है मैरिज करने का अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस परंपराओं को खंडित करते हुए इस प्रथा को ही अंत करने की एक चेष्टा किया था इन्होंने। खैर कहाँ तक सक्सेस हुआ बात की बात है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की और इसके कानूनी रूप से मान्यता दिलाने के लिए काम किया था। महिला अधिकार, उन्होंने महिलाओं के लिए अधिकारों की वकालत की और उनके समाज में दर्जा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण काम किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है महिला शक्तिकरण। उन्होंने महिला शक्तिकरण की वकालत की और इन्होंने आर्थिक और सामाजिक रूप में स्वतंत्रता के लिए काम किया। इनके योगदानों में महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और उन्होंने समाज का दर्जा दिलाने में इन्हें काफी ज्यादा मदद मिला, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है ब्रह्म समाज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, टॉपिक है हमारा ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1828 में कोलकाता में किया था। है क्या है ब्रह्म समाज? तो यह एक इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू समाज में सुधार लाना और समाज को आधुनिक बनाना, मतलब मॉडर्नाइजेशन करना, मतलब लोगों के अंदर मॉडर्न व्यू को पारित करना, लोगों को बताना कि क्या आजकल चल रहा है। खासकर देखो ब्रह्म समाज में एक ईश्वर की उपासना, माने ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा का त्याग, मतलब मूर्तियों की पूजा नहीं करना है, वेदों की प्राथमिकता पर जोर दिया गया था। मैंने जो हमारे वेद पुराण है वही मुख्य रूप से हमारे लिए जो है आदरणीय है, इसके प्रति जो है यहाँ जोर दिया गया था। इसमें सामाजिक सुधार, महिला अधिकार, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। जैसे कि आपको पता है हमारे भारत में बहुत ही ऐसे प्रकार के अंधविश्वास थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते गए थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन सब चीजों को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय का एक अचूक प्रयास था। खैर, ब्रह्म समाज ने शिक्षा के प्रचार, महिला शिक्षा के समर्थन और विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में काम किया था।
इसका भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा और भारतीय समाज स्वतंत्र आंदोलन के लिए एक प्रेरक बन गया था। ठीक है, ब्रह्म समाज एक समाज सुधारक आंदोलन था जिसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में कोलकाता में की थी। खैर ये फिर से शायद रिपीट हो गया है, ठीक है, नहीं इसको ना स्टेप बाय स्टेप दिया गया था ताकि वहां तो पैराग्राफ था, यहाँ अलग अलग पॉइंट्स में ईश्वर की उपासना करना, दूसरा हमारा है मूर्ति पूजा का त्याग, वेदों की प्राथमिकता, सामाजिक सुधार, महिला अधिकार, है ना, अंधविश्वास का खंडन, हिंदू बंधुत्व। और देखो इसका मुख्य प्रमुख कार्य क्या क्या थे, तो कार्य थे भाई, अगर ब्रह्म समाज के कार्य के बारे में बात करें हम, तो पहला है शिक्षा का प्रसार, महिला शिक्षा का समर्थन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, सामाजिक न्याय के खिलाफ आवाज उठाना, है ना। तो अभी तक आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि चीजें वही होती है, थोड़ा सा उनका रंग रूप बदल जाता है। देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं बहुत सारी चीज कॉमन मिल रही है, हिस्ट्री वही होता है। अगर आपको इसकी समय सीमा पता हो, कौन कब क्या पारित किया था, तो आप हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे ढंग से आप रिप्रेजेंट करके लिख के आ सकते हो और अच्छे मार्क्स भी पा सकते हो। हिस्ट्री को टफ मत समझो, पढ़ो, दिल से पढ़ो, चीजों को समझो क्या था, गहराई में जाओ थोड़ा, है ना। खैर आगे देखो, ब्रह्म समाज का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रेरक बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा एंटी मैरिज मूवमेंट। देखो ये क्या है, असहमति आंदोलन। ठीक है, किसके लिए, एंटी सती मूवमेंट। देखो सती प्रथा एक तरह की प्रथा थी जिसमें अगर मान लो कि किसी के हस्बैंड की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उस वाइफ को सती करार देने के लिए, मतलब कि हाँ भाई ये सती है, मरने के बाद भी अपने हस्बैंड के साथ जो है ये भी चल बसी मतलब क्या, उसको जबरदस्ती मार दिया गया, मतलब उसी के चिता को जलाने के दौरान उसको वहां पे बांध के जिंदा ही उसके वाइफ को साथ में जला देना, मतलब उसे भी आग में झोंक देना, ये एक प्रथा पहले से थी। ठीक है, तो यहाँ पे असहमति आंदोलन हुआ, मतलब एंटी सती मूवमेंट एक सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा को समाप्त करना था। सती प्रथा में विधवाओं महिलाओं को उनके पति के मृत्यु के बाद उनके साथ जीवित जलाने की एक मजबूर किया जाता था, मतलब एक प्रथा थी जो कह सकते हो बेबुनियाद है। असहमति आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से थे, मानी कौन कौन से लोग जो थे जो इसमें भाग लिए थे, तो पहला नाम राजा राममोहन राय को ले सकते हो, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, जिसका मैं नाम वहां पे नहीं ले पा रहा था, ध्यान से नहीं था इसका, इसाक पोर्टर थे, विलियम कैरी थे, और भी बहुत सारे अंग्रेज थे और भी बहुत सारे इंडियन भी थे जिन इसके प्रति आवाज उठाए थे। इस आंदोलन के प्रमुख कार्य क्या थे, सती प्रथा के खिलाफ जागरूकता को फैलाना, सरकार से सती प्रथा और अवैध घोषित करने की मांग करना, विधवा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, है ना, शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है। अच्छा, असहमति आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही सती प्रथा को 1829 में बंगाल में अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब इनलीगल बताया गया, और बाद में पूरे भारत में इसे समाप्त कर दिया गया। तो बहुत अच्छी सोच थी राजा राममोहन राय की कि महिलाओं को जो है उनका अधिकार दिया गया। भाई किसी को अधिकार नहीं है कि किसी की जान ले सके, है ना, जान लेना ये सबसे बड़ी जो है कह सकते हो बेकार काम है। भाई किसी को अधिकार दिया गया, कौन किसको अधिकार दे रहा है कि भाई किसी को आप जो है उसको मार सकते हो, भाई ये ह्यूमन नेचर बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, खैर अब अगला टॉपिक है हमारा यंग बंगाल, है ना, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे यंग बंगाल, तो ये भी एक संस्था थी जो 19वीं सदी में ही आई थी। यंग बंगाल एक उदारवादी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था जो 19वीं सदी के बंगाल भारत में उभरा। इस आंदोलन के नेता हेनरी लुई विवियन डेरोजियो एक एंग्लो इंडियन थे। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है भाई, शिक्षक और कवि थे, और जो है उनके छात्र ने किया था। तो इसके जो मुख्य कह सकते हो कि मेंबर्स या तो जो अपने डेरोजियो साहब थे और इनके जो स्टूडेंट्स थे, सबने मिलके जो है एक यंग बंगाल की स्थापना किया था। और ये एंग्लो इंडियन थे, मतलब इनके माता पिता में से एक कोई इंडियन था और एक कोई ब्रिटिश था। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या क्या थी इसको देखते हैं। तो ये पहला था उदारवादी सोच। इसमें इन्होंने पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों, मूल्यों के मूल्य और विकासों को चुनौती दी। मैंने इसके बारे में बोला कि हाँ भाई कुछ परंपराएं तो चलो ठीक है आपकी अच्छी है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी है जो आगे कैरी फॉरवर्ड करना सही नहीं है, इसे यहीं बंद करना चाहिए, है ना। दूसरा है सामाजिक सुधार।
इन्होंने सती, बाल विवाह, देखो एक बाल विवाह भी हुआ करता था पहले कि लोग जैसे कि हमारे समाज में, हिंदू समाज में खासकर या भारतीय समाज में बच्चों को शादी कर दिया जाता था। उन्हें बच्चे 4-5 साल के होते थे तो आस पड़ोस में जो है शादी देख दाख के लड़की के साथ शादी ठीक कर दिया गया। वो अलग बात थी कि लड़कियां जो है अपने घर पे ही रहती थी, उनको जो है ससुराल नहीं भेजा जाता था लड़कों बच्चों के साथ। जब वो उनकी एज हो जाती थी तब जो है उनको भेजा जाता था। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होता था कि सपोज करो कि मान लो बाल विवाह किसी का हो गया, ठीक है ना, अब या तो लड़की मर गई, चलो लड़की मर गई तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर कोई किसी का मतलब लड़का मर गया, मैंने उसके दूल्हा मर गया बचपन में ही, तो अभी से उस लड़की को, मैंने अभी उसका बचपना शुरू नहीं हुआ है, अभी से उसे विधवा का जीवन जीना पड़ता था, है ना, और फ्यूचर में उसको शादी भी नहीं कर सकती है। तो ये तो सही नहीं हुआ ना, आखिर बच्चों का क्या गलती है? बच्चे तो, उनको पता भी नहीं होता था कि शादी क्या होती थी, है ना, वो तो गुड्डे गुड़िया के खेल समझते थे, है ना, और खेल खेल में उनकी शादी करा दिया जाता था। और खासकर ये गलतियां थी लोगों के, मतलब लोगों का भी नहीं कह सकते, एक परंपरा है। कोई भी देखो, कोई भी परंपरा अगर आपके इर्द गिर्द दिख रहे हैं या कोई परंपरा को आप फॉलो कर रहे हो, करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन वो परंपरा क्यों बना, कैसे बना, क्या क्या रीजंस थी और क्या क्या उसमें अच्छाइयां है और क्या क्या बुराइयां है, इसकी परख कर लेना भी बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि परंपरा कोई है उसको जो है ढरले से जाओ अब बंद करो, नहीं ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है ना। पहले जानो, समझो, परखो उसको, अगर सही लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। अल्टीमेटम क्या है कि किसी को नुकसान ना हो, किसी की लाइफ खराब ना हो, ये बहुत जरूरी है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। जातिवाद के उन्मूलन की वकालत की। पश्चिमी शिक्षा इन्होंने पश्चिमी शिक्षा शैली में भारत महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा दिया था। राजनीतिक सुधार, उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश प्रशासन में भारतीयों के लिए एक अधिक प्रतिनिधित्व, अधिकारों की मांग की। राष्ट्रवाद, ठीक है, इन्होंने राष्ट्रवाद भावनाओं के प्रारंभिक संकेत दिया, भारत के लिए एक अधिक स्वतंत्र की मांग की। अब क्या हुआ इसका प्रभाव, ये देख लेते एक बार हम लोग। यंग बंगाल का प्रभाव, भारत के आधुनिकरण और सुधार आंदोलन को आकार दिया गया, है ना। भविष्य की पीढ़ियों और भारतीय सुधारकों और राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया गया था। बंगाल में पुण्य जागरण का योगदान दिया और जो बंगाल में एक सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनरुत्थान था, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो यंग बंगाल से जुड़े कुछ व्यक्ति, जैसे कि अपने डेरेजियो जी तो थे ही, कृष्ण मोहन बनर्जी भी थे, राम गोपाल घोष थे, ताराचंद चक्रवर्ती जी थे, शिवनाथ शास्त्री थे, ठीक है। तो खैर यही नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विडो रीमैरिज मूवमेंट इन इंडिया, मतलब भारत में सती प्रथा आंदोलन क्या था, नहीं विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा तो हम लोग देख लिए, है ना। अब आगे बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, है ना। तो देखो इस आंदोलन का प्राथमिक चरण अगर हम लोग देखें तो पहले क्या था, राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह सती प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रचार किया। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी आए, है ना, इन्होंने भी जो है महिलाओं के लिए अभियान चला है ना। मुख्य सील के पत्थर मतलब मिल के पत्थर मतलब मेन जो है इसका कहा महत्वपूर्ण योगदान है, ये देखते हैं हम लोग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ठीक है, हिंदू पुनर्विवाह को वैध मिले, मैंने फिर से जो है महिलाएं जो है शादी कर सकती है, ठीक है। पंडित रमाबाई महिला अधिकारों और शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़ी। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज के बारे में आपको पढ़ना है ना। और विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया गया इसमें, है ना। ये 1875 में एक संस्था थी, जैसे ब्रह्म समाज था वैसे ये आर्य समाज था, इसमें दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज को 1828 में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, देखो ये एक्चुअली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1800, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ये क्या है, हाँ ये है, हाँ क्या है 1884, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। जब हम लोग जब पढ़ेंगे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। विधवा पुनर्विवाह और महिला के अधिकारों का समर्थन किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। महिला भारतीय संघ 1917 महिला के अधिकारों, शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रचार किया था,
ठीक है। प्रभाव क्या पड़ा देखो, ये सब सुधार मतलब जो आंदोलन चले इसके प्रभाव क्या पड़े? तो सामाजिक सुधार हुआ, महिलाओं को शक्तिकरण मिला, है ना? आप डिटेल में पढ़ लेना। शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता मिली इन्हें। क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ज़ाहिर-सी बात है कि जब लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो उन्हें लड़ाइयाँ तो लड़ा उन्हीं से जाता है जहाँ पे चुनौतियाँ हो। नहीं तो बाकी अगर कोई आसानी से मान जाए तो वहाँ चुनौतियाँ कैसा, वहाँ लड़ाई कैसी, है ना? सामाजिक प्रतिरोध मतलब जैसे कि रूढ़िवादी समाज था, जिनको लगता था कि नहीं यही सब सही है ना? इस समय विरोध किया गया, है ना? सीमित पहुँच मतलब सभी के पास ये चीज़ नहीं पहुँच पाई, सभी को बताना असंभव हो रहा था, है ना? ये चीज़ें यहाँ पे था। खैर, अगला टॉपिक है रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ना। रामकृष्ण परमहंस, है ना? तो चलिए, तो रामकृष्ण परमहंस जैसे कि नाम ही पता है, जैसे ही इनका नाम आता है तो हमें जो है एक ही चीज़ आता है कि ये गुरु थे स्वामी विवेकानंद के और इससे बड़े ये बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हो समाज सुधारक भी थे हमारे भारतीय संस्कृति के लिए, ठीक है? तो ये भारतीय रहस्यवादी और योगी थे, जिन्होंने सभी धर्मों की एकता, प्रेम, दया, सार्वभौमिक संदेश का उपदेश दिया। इनकी शिक्षाओं के अध्ययन, अभ्यासों और स्वनियंत्रण भगवान के प्रति भक्ति को महत्वपूर्ण बल दिया गया। सर्वधर्म समन्वय रामकृष्ण के शिक्षाओं के एक महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी जिसका उद्देश्य था। क्या था भाई इसका उद्देश्य एक बार देखो, विभिन्न धर्मों के बीच एकता को बढ़ाना, सभी धर्मों को साझा किए गए मूल्य और समानताओं पर जोर देना, आपसी सम्मान समझ को प्रोत्साहित देना, यह दिखाना कि सभी मार्ग एक ही अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है, भगवान की प्राप्ति। रामकृष्ण के सर्वधर्म समन्वय के संदेश क्या थे? तो देखो, भगवान एक है लेकिन उनके कई नाम और रूप है। सभी धर्म सत्य है लेकिन प्रत्येक का अपना अनूठा मार्ग है। अनूठा माने एक अलग सा मार्ग है, एक कह सकते हो अद्भुत मार्ग है चलने का, भगवान को, ईश्वर को पाने का। सबका एक अलग-अलग मार्ग है। अत्यधिक प्रयास जैसे कि ध्यान, भक्ति अत्यधिक विकास के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल सही है। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तभी हमारी मानसिकता विकास को बढ़ावा मिलता है। मानवता की सेवा अत्यधिक अभ्यास का एक आवश्यक हिस्सा है। खैर, आगे देखो। रामकृष्ण की शिक्षाओं ने कई लोगों को प्रभावित किया, जिनमें उनके मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद आते हैं। इन्होंने संदेश को वैश्विक स्तर पर फैलाया, अंतर धार्मिक समझ और उद्भव को महत्व पर बल दिया। ठीक है, और इसी के बाद हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जब तक हम लोग गुरु के बारे में ना पढ़े तब तक उनके स्टूडेंट के बारे में पढ़ना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। पढ़ सकते हैं। तो खैर स्टार्ट करते हैं स्वामी विवेकानंद और उनके धार्मिक सुधार और विचार, है ना। खैर, तो क्या था भाई, सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म समान है, कोई धर्म में कोई अंतर नहीं होता है। वहां पहुंचने की रास्ता अलग हो सकती है, भावनाएं अलग हो सकती है, धर्म तो धर्म होती है। सभी धर्मों को समान आदर देना, उनके बीच भेदभाव को दूर करना इनका मेन काम था। अगला था अत्यधिक ज्ञान। अत्यधिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत अनुभव और साक्षात्कार पर बल देना, माने अपने आप को डेवलप करना बहुत जरूरी है। कर्मयोग, कर्मयोग के माध्यम से समाज सेवा करना और मानवता की सेवा करना। भक्ति और ज्ञान, भक्ति और ज्ञान को एक साथ जोड़ना और उनके बीच के संबंध को समझना, ये भी बहुत जरूरी हिस्सा है। मानवतावाद, देखो मानवतावाद के प्रति प्रेम करुणा को बढ़ावा देना, मानवता की सेवा करना इनका मुख्य काम था। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, समाज में व्यक्त असमानताओं को दूर करना भी इनका काम था। खासकर महिला के अधिकारों के बारे में तो जितने भी महान लोग आए सभी ने बात किया था। और महिलाओं की इज्जत करना, महिलाओं को जो है उनको सम्मान देना, ये हमारे आदर्श भारतीयों का लक्षण है ना। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके उत्थान के लिए काम करना। शिक्षा और ज्ञान के प्रति तो ये बल देते ही थे। राष्ट्र और संस्कृति के बारे में तो इनका जो है काफी ज्यादा विश्वास था, है ना। विश्व शांति में विश्वास रखते थे। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी प्रासंगिक है और लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, है ना। खैर आगे बढ़े, आगे क्या बढ़ना, अब हम टाइम हो गया थैंक यू लिखने का। आई होप आप लोगों को जो है चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपका काम है, आपका टास्क है एक बार फिर से बुक को रीड करना। इस वीडियो को देखने के बाद, जब फर्स्ट टाइम आप बिना इस वीडियो को देखे आप रीड कर रहे थे तो चांसेस है कि कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होगी। अब आप जाके पढ़ना
और बुक को अच्छे से रीड, एक एक लाइन को रीड करना, मार्क करने की कोशिश करना, अपना सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश करना, ताकि मेरा नोट्स, बुक का नोट्स और आपका खुद का नॉलेज मिलके एक स्ट्रॉन्ग नोट्स बन जाए, और जिसको आप एग्जाम के टाइम पे बस यूं ही रिवीजन करके आप चले जाओ, है ना, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। तो ये हुआ हमारा चैप्टर 2, हिस्ट्री चैप्टर 2 का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3, 4, 5 ऐसे हम लोग करते रहेंगे, है ना, और इसी के साथ बीच बीच में कुछ MCQs क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो तब तक मिलते हैं, ध्यान रखिए।